वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स। ये इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेकेंड ईयर कमर्शियल ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपसे शेयर नहीं किए जा रहे बल्कि आपको गाइड भी किया जा रहा है कि किस तरीके से आपने आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चंस के। और ये सिंध बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक है। सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कमर्शियल ज्योग्राफी दो हिस्सों में डिवाइड है, वर्ल्ड और पाकिस्तान का। आज की वीडियो के अंदर आपको वर्ल्ड वाला पार्ट जो है वो करवाया जा रहा है और पाकिस्तान वाला पार्ट भी अपलोड किया जाएगा इस चैनल के ऊपर, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले ये कि डिस्कस द रोल ऑफ मिडिल ईस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल ऑयल एंड नेम फोर मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ऑफ दिस रीजन। यानी कि आपने जो है वो डिस्कस करना होगा, डिटेल में थोड़ा बताना होगा जो रोल है मिडिल ईस्ट का नेचुरल ऑयल की प्रोडक्शन के अंदर, और फिर आपने नाम देना होंगे फोर मेजर जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है इस रीजन के, इस इलाके के। मिडिल ईस्ट जो है वो प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल जो है नेचुरल ऑयल की प्रोडक्शन के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% जो है वर्ल्ड का जो टोटल ऑयल प्रोडक्शन है। और अगर हम बात करते हैं कि जो फोर मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं इस रीजन के, तो उनके अंदर जो नाम सामने आते हैं वो आता है सऊदी अरब का नाम आता है सबसे पहले, और इसके अलावा फिर इराक़ का नाम आता है, यूएई का नाम भी आता है और ईरान का नाम भी आता है। उसके बाद ये कि फिर डिस्क्राइब द फिज़िकल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द फॉलोइंग, यानी कि इन तीनों की आपने डिस्क्राइब करनी है, फिज़िकल ग्रोथ भी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी, वीट की भी, कॉटन की भी और राइस की भी। अगर हम वीट की बात करते हैं इसकी फ़िज़िकल ग्रोथ ये है कि ये एक कूल सीज़न क्रॉप है जो कि ग्रो होती है तकरीबन हाइट जो इसकी 2 से 4 फीट तक, और रिक्वायर करती है वेल ड्रेन सॉइल और एडिकेट मॉइस्चर। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें वीट जो है वो एक स्टेपल क्रॉप है और एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का। कॉटन की हम बात करते हैं इसकी फ़िज़िकल ग्रोथ की हम बात करें ये वार्म सीज़न क्रॉप है जो कि ग्रो होती है तकरीबन 3 to 6 फीट की हाइट तक और रिक्वायर करती है वेल ड्रेन सॉइल और फुल सन। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें कॉटन जो है मेजर कैश क्रॉप है एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। राइस की हम बात करते हैं इसकी फ़िज़िकल ग्रोथ की, ये जो एक वार्म सीज़न क्रॉप है जो कि ग्रो होती है तकरीबन 2 to 6 फीट तक और रिक्वायर करती है फ्लड कंडीशंस और वेल ड्रेन सॉइल। इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें अगर इसकी, ये जो एक स्टेपल फूड है फॉर ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए। नाउ दी व्हाट इज़ मीन बाय पॉपुलेशन ट्रांजिशन, यानी कि पॉपुलेशन ट्रांजिशन से क्या मुराद है, क्या मतलब है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम स्टेट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन, और फिर साथ में अपने डायग्राम की मदद से ये भी बताना है जो डिफरेंट स्टेजेस हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। पॉपुलेशन ट्रांजिशन की बात की जाए तो इससे मुराद होता है चेंजेस होना कंट्री की पॉपुलेशन में, क्योंकि एक कंट्री जो है वो गुजरता है एक हाई बर्थ रेट और डेथ रेट से लो बर्थ रेट और डेथ रेट की तरफ। और अगर हम डायग्राम की बात करें आपने डायग्राम की मदद से बताना होगा जो डिफरेंट जो स्टेजेस हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, उसको आपने बताना होगा। Now what are the main causes that can produce high population density? क्या मेन कॉजेज़ हैं जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें जो मेन कॉजेज़ होंगे वो आपने बताना है। उसका जो पहला है वो अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन होती है तो माइग्रेशन होती है, रूरल एरियाज से सिटीज़ की तरफ लोग आते हैं और उसी से क्या होता है कि इंक्रीज़ होती है पॉपुलेशन कंसंट्रेशन। जैसे कि कराची की हम मिसाल लें तो कराची में क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो हो रही है, एक तरफ तो बर्थ रेट भी ज़्यादा है तो दूसरी तरफ लोग जो विलेजेस वगैरह की तरफ से यहाँ माइग्रेशन करके आ रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से। और इसी तरह और भी दूसरे बड़े शहरों में है, लाहौर वगैरह में भी यही सूरत हाल देखने में आती है। इसके अलावा हाई बर्थ रेट जैसे कि आपको बताया गया इससे भी होता है, और इम्प्रूव हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा अच्छा होने की वजह से भी ऐसा होता है। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लोग इसलिए भी आते हैं, ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब वगैरह मिल जाती है या फिर बिज़नेस वगैरह अगर वो अपना करना चाहते हैं तो वो भी उनको मिलती है। और लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी की वजह से भी ऐसा होता है कि जहाँ वो पहले हैं
वहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है, और हिस्टोरिकल सेटलमेंट पैटर्न्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से भी फ़र्क पड़ता है, और एक्सेस जो एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग का होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब बड़े शहरों में ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जिस तरह से कराची के अंदर ज़ाहिर बात है जितनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह हैं उतने किसी छोटे शहर में नहीं है, और इसी तरह लाहौर में तो खैर और भी ज़्यादा बेहतर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मौजूद हैं. So now the define growth and population and how is it calculated. ग्रोथ और पॉपुलेशन को आपने डिफाइन करना और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है. ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ से मुराद इंक्रीज़ होना होता है साइज़ के अंदर, नंबर्स के अंदर या मैग्नीट्यूड के अंदर ओवर द टाइम, वक्त के साथ साथ, और ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो ग्रोथ से मुराद क्या होता है, इंक्रीज़ होना नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन के अंदर ओवर द टाइम, यानी कि वक्त के साथ. पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम मेजर करने की बात करें, टिपिकली मेजर किया जाता है एज अ चेंज इन नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल. जो चेंज आता है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड को देखते हुए, यूजुअली तौर पे इसको एज अ परसेंटेज के तौर पे बताया जाता है या फिर रेट के तौर पे इसको बताया जाता है. और अब ये कि हाईलाइट दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग्स. इसके अंदर आपने आयरन और टेक्सटाइल की बतानी है, और आयरन एंड स्टील की बतानी है, और कॉटन टेक्सटाइल की बतानी है. आयरन एंड स्टील की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया 2.76 बिलियन डॉलर की वर्थ का आयरन और स्टील 2023 के अंदर, और इंडस्ट्री ने शो किया कंसिस्टेंट ग्रोथ डिस्पाइट के जो भी चैलेंजेस थे. इंक्रीज़ हुआ पब्लिक स्पेंडिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर. और इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, और थर्ड लार्जेस्ट है स्पाइनिंग कैपेसिटी का एशिया के अंदर. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ज़ाहिर बात है एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन 25 मिलियन एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्क कर रहे हैं, लोग वर्क कर रहे हैं. और कॉटन स्पिनिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है टेक्सटाइल प्रोडक्शन का, तकरीब 521 ऑपरेशनल यूनिट्स के साथ. और जो टेक्सटाइल है वो तकरीबन 57% जो है वो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है उसका अगर हम देखें 57% जो है वो टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन है. उसके बाद ये कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिबल ऑयल. एडिबल ऑयल से आपका क्या मतलब है. और उसके बाद ये कि नेम मेन सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल में एडिबल ऑयल के जो मेन सोर्स है उनके नाम लिखे हैं. उसके बाद ये कि राइट 3 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. केमिकल फर्टिलाइज़र के जो 3 मेन टाइप्स हैं वो लिखे हैं, और इसके अलावा बेसिक फंक्शन लिखे हैं फर्टिलाइज़र के. एडिबल ऑयल से मुराद प्लांट बेस्ड ऑयल है जो कि सेव होता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है, कुकिंग के लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए, इंग्रेडिएंट्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है बहुत सी प्रोडक्ट्स के अंदर. और एग्ज़ाम्पल जो है एडिबल ऑयल की उसके अंदर हम लें तो ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, और सोयाबीन ऑयल है. इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल भी आ जाता है, या फिर कैनोला ऑयल भी आ जाता है, सीसम ऑयल भी इसके अंदर आ जाता है, और पीनट ऑयल और राइस ब्रेन ऑयल भी आ जाता है. और जो मेन टाइप है केमिकल फर्टिलाइज़र की उसके अंदर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है, और पोटेसिक फर्टिलाइज़र भी आ जाता है. और जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो कि प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइज़र्स वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम. फर्टिलाइज़र्स को जो है वो अप्लाई किया जा सकता है बहुत सी फॉर्म्स के अंदर, इंक्लूडिंग ग्रैनल्स है, लिक्विड है, गैसेस है, और हो सकता है वो ऑर्गेनिक या फिर सिंथेटिक भी. नाउ दी लिस्ट द फैक्टर्स. ऐसे फैक्टर्स की लिस्ट दें जो कि नेसेसरी हैं लोकलाइजेशन के लिए एक इंडस्ट्री की. तो उसके अंदर रॉ मटेरियल आ जाते हैं, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का होना, लेबर का होना, स्किल और अनस्किल दोनों तरह की लेबर फोर्स आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, मार्केट आ जाती है, कैपिटल आ जाता है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और क्लाइमेट भी है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्किल लेबर वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो आ जाती हैं. उसके बाद ये कि राइट डाउन दी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की टाइप लिखें. तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपने टाइप्स लिखनी होंगी, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट है, इस तरह करके आपने टाइप्स लिखनी होंगी फॉरेस्ट की. उसके बाद ये कि स्टेट 4 पॉइंट्स फॉर द स्टडी ऑफ कमर्शियल जोग्राफी फॉर द कॉमर्स
स्टूडेंट। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो 4 पॉइंट्स लिखें कि स्टडी जो आप कर रहे हैं कमर्शियल ज्योग्राफी उसके हवाले से, और यानी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कमर्शियल ज्योग्राफी को स्टडी करना एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो पहली चीज़ यही है कि अंडरस्टैंड करना ग्लोबल ट्रेड पैटर्न को, ये हेल्प करती है कॉमर्स स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में इंटरनेशनल ट्रेड रूट और जो ज्योग्राफी का इम्पैक्ट है ग्लोबल ट्रेड के ऊपर। इसके अलावा आइडेंटिफाई करना मार्केट अपॉर्चुनिटी, इससे क्या होता है स्टूडेंट्स जो है वो एनेबल हो जाते हैं कि आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल मार्केट्स, कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह। एनालाइज, इसके अलावा एनालाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, सो ये टीच करता है स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के बारे में। इसके अलावा अप्रिशिएटिंग रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हेल्प करता है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ वगैरह। सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। अब इनके दरमियान आपने मेजर डिफरेंसेस बताने जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी है। पहला, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी में तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि शामिल होती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन में गुड्स और सर्विसेज की, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कमर्शियल फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की हम बात करें, सो कमर्शियल फार्मिंग की हम बात करते हैं तो लार्ज स्केल फार्मिंग जिसका फोकस है प्रोड्यूस करने के ऊपर, क्रॉप्स या लाइफ स्टॉक जो है सेल के लिए मार्केट में। और इंटेंसिव सब्सटेंस मार्केट फार्मिंग की बात करें तो स्मॉल स्केल फार्मिंग जिसका फोकस है प्रोड्यूस करना फूड जो है फार्मर फैमिली के लिए और लोकल कम्युनिटी के लिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय ओपेक। अब ओपेक से आपका क्या मतलब है, ओपेक को आप क्या समझते हैं। राइट द नेम ऑफ इट्स मेंबर, और उसके जो मेंबर्स हैं उनके नाम आपने लिखने हैं। सो ओपेक जो है वो एक एब्रीविएशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1960 में ताकि कोऑर्डिनेट किया जाए एक्सपोर्ट और जो प्रोडक्शन पॉलिसीज़ है उसके मेंबर्स कंट्रीज़ की। इसके जो मेंबर है उसके अंदर आ जाते हैं सऊदी अरब आ जाता है, कुवैत आ जाता है, इराक आ जाता है, वेनेजुएला आ जाता है, लीबिया आ जाता है, यूएई आ जाता है, ईरान आ जाता है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, इसके अलावा कॉन्गो आ जाता है, गिनी आ जाता है, और इसके अलावा गैबोन आ जाता है। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कमर्शियल ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंस है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। सो क्रूशल है कमर्शियल ज्योग्राफी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, रिसोर्स की, मार्केट की। और क्या होता है कि लोकेशन का समझना, रिसोर्स की एलोकेशन, कौन से कितने रिसोर्स ज़ाहिर बात है कहाँ एलोकेट किए जाएंगे, मार्केट एनालिसिस, इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और रिस्क असेसमेंट वगैरह। उसके बाद ये कि ड्रॉ चार्ट। अब यहाँ पर आपने एक चार्ट ड्रॉ करना है शो करने के लिए क्लासिफिकेशन जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बाय लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी और टर्शरी वगैरह। और इसके अलावा डिफ़ाइन करें कमर्शियल एक्टिविटी, क्लासीफाई करें उनको विद जो है वो एग्जांपल्स। सो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि होलसेलर है जो कि बाय सेल करता है लार्ज क्वांटिटी में, डिस्ट्रीब्यूटर है जैसे इलेक्ट्रॉनिक का रिटेलर होता है, क्लोथ स्टोर आप कपड़े जो ख़रीदते हैं रिटेलर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ होती हैं जो कि, और सर्विस होते हैं, सर्विस डॉक्टर भी सर्विसेज में आ जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज है या और भी लॉ वगैरह की सर्विस आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, कम्युनिकेशन आ जाती है यानी कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ वगैरह, और फाइनेंस आ जाता है यानी कि मैनेज करना मनी एंड इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर बैंक वगैरह इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ आ जाती हैं। नाउ दी शॉर्ट नोट आपने लिखना है HDI के ऊपर और अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर। HDI की बात करें तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसको यूज़ करते हुए मेजर किया जाता है कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि बेस करता है कुछ डायमेंशंस के ऊपर, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा आ जाता है। अल्टरनेट एनर्जी की बात करें, सिमरात एनर्जी सोर्सेज जो कि अल्टरनेट होते हैं ट्रेडिशनल फॉसल फ्यूल्स के लिए, जिसके अंदर शामिल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, और इसके अलावा बायोमास एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और पाकिस्तान वाले पार्ट को देखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।